स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग साक्षात्कार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि एक निर्देशनकर्ता को साक्षात्कार का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि निर्देशनकर्ता के लिए अनिवार्य है कि सबसे पहली चीज़ तो उसे आंकड़े उसके संबंधित जानकारियाँ जुटानी होती हैं और फिर बाद में निर्देशन का कार्य करना होता है। तो जानकारी जुटाने के लिए भी साक्षात्कार एक अच्छा उपकरण है और फिर निर्देशन प्रदान करने के लिए भी साक्षात्कार जो है वो एक अच्छा उपकरण माना जाता है। तो अब तक हम लोगों ने साक्षात्कार के प्रकार, विशेषता आदि सबके बारे में अध्ययन करा, उसके लाभ तक बहुत सारे गुण और लाभों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसका अंतिम भाग जो है इसकी हानियाँ या अवगुण कहने, क्योंकि इसके बारे में पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाभ क्या है, अगर एक बार को हम उसको छोड़ भी देते हैं तो हमें इसकी हानियाँ क्या है या इसके क्या नुकसान है या इसमें क्या कमियां हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन कमियों को जानकर उनको नियंत्रित करके और फिर बाद में इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि हम परिणाम हमको सफलतापूर्ण प्राप्त होते हैं। इसीलिए साक्षात्कार की जो हानियाँ हैं उसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो इसके सीमाएँ जो हैं, इसमें हानियाँ या इसको सीमाएँ कह सकते हैं। इसकी सीमाओं को जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है वह है आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि यानी कि इस विधि में आत्मनिष्ठता का यानी कि व्यक्तिनिष्ठता का जो है प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि व्यक्ति, जैसे मेरी जो सोच है, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो विचारधारा है, सामने वाला मुझे जो उत्तर दे रहा है मैं उसको अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करती हूँ। या यूँ कहा जाए कि व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार, या ये कह दें कि मतलब कि उस बालक के प्रति जो हम पहले से पूर्वक जो हम विचारधारा लेकर चल रहे हैं उसका प्रभाव भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर जो एक व्यक्तिनिष्ठता का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी सोच उस पर प्रभावी होती है। सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा है, मेरी जो सोचने का तरीका है, मेरी जो विचार करने का तरीका है या चिंतन करने का तरीका है या किसी चीज को समझने का मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसका प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए इसमें व्यक्तिनिष्ठता का जो है प्रभाव अधिक पाया जाता है। यानी कि व्यक्ति सिर्फ एक ही उस पर निर्भरता पड़ जाती है। फिर बात में है व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव। व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी भ्रम उत्पन्न करने वाली है। व्यक्तिगत भावना यानी कि मेरी अपना जो भावना है, मेरा अपना जो दृष्टिकोण है, इसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहाँ पर चूंकि ये एकलता पर आधारित है, क्योंकि हम साक्षात्कार जो है वो किसी एक ही का एक समय में एक ही का लेते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी कहा जाता है या जो कुछ भी सुना या समझा जाता है वो व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति के आधार पर ही उसको सुनते हैं, कि जो जानकारी है हम केवल एक ही के आधार पर उसको प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाती है। और व्यक्तिगत भावनाओं का, क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारी भावनाएं जिस तरह से कार्य करती हैं हम उसी के अनुकूल इसको सोचते और समझते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है विश्वसनीयता या वैधता प्रभावित होती है। विश्वसनीयता तथा वैधता
प्रभावित चूंकि इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि यह आत्मनिष्ठ विधि है, तो ऐसे में यानी कि एक ही व्यक्ति पर निर्भरता ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव इस पे दिखाई देता है। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि केवल एक ही व्यक्ति से हम प्रत्यक्ष बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर जो साक्षात्कार करता है वह अपराधी दोनों की विचारधाराओं में जो है उसके अनुकूल जो जवाब आते हैं, विचारधारा के जो प्रार्थी है वो जिस तरह से अपने उत्तर देता है या जिस तरह से समझाने का प्रयास करता है उसमें, और उत्तर प्रश्नकर्ता जिस तरह से उसमें समझता है, तो यहाँ पर ये कहा जाए कि दोनों की विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है और इसी कारण से इसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों का अभाव पाया जाए। क्योंकि यहाँ पर विश्वसनीयता क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति उस पर विश्वास करे, क्योंकि ये बात जो मैं कह रही हूँ वो मेरा अपनी विचारधारा, मेरा अपना सोच है, आवश्यक नहीं है कि आप उसके बारे में भी सोच वैसा ही सोचते हो या आप भी उसको उसी तरह से देखते हैं। फिर वैधता इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके लिए कोई प्रमाण तथ्य हर समय हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता और वैधता में प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कहा जाता है वह उत्तरदाता की विचारधारा के अनुकूल होता है, इसीलिए वह उसका अपना विश्वास होता है। संपूर्ण समूह समाज समुदाय या समाज का उसमें विश्वास नहीं होता है, वो सब विश्वास उस पर करते हो यह आवश्यक नहीं। और वैधता निश्चित है कि उसके लिए कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है परिणामों की व्याख्या सरल नहीं। परिणामों की व्याख्या सरल नहीं। परिणामों की व्याख्या सरल नहीं होती है, क्योंकि जो परिणाम आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, हम चूंकि वो परिणामों की जो व्याख्या है वो उस व्याख्या को हमें किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान रखकर करनी होती है, तो ऐसे में हम एक तरह से कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से जिस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं वह व्याख्या करना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम प्रश्नकर्ता जिस दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करता है आवश्यक नहीं कि उत्तरदाता ने उसी दृष्टिकोण से उसको हमें समझाने का प्रयास किया हो या उसके व्याख्या करने का तरीका भिन्न हो सकता है, इसीलिए इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों की व्याख्या आसान नहीं होती है। अगली बात सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। सामाजिक पृष्ठभूमि का सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, यानी कि एक व्यक्ति की अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि में रह रहा है उसकी विचारधाराओं में, उसके व्यवहार में, उसके चिंतन में, उसके हर क्रियाकलाप में उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसकी संस्कृति है, उसकी परंपराएं हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अर्थात हम जिस भी दृष्टिकोण से या जिस भी उद्देश्य से हम प्रश्न करेंगे बालक पे उस पृष्ठभूमि का स्पष्ट प्रभाव होगा और उसी के अनुकूल हमें उत्तर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हम जिस उद्देश्य को लेकर साक्षात्कार का आयोजन करते हैं आवश्यक नहीं है कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, क्योंकि उत्तरदाता का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वह एक भिन्न प्रकार की होती है, उसी के अनुकूल उसके परिणाम सामने आते हैं जो उसके लिए तो फायदेमंद हो सकते हैं या उसके लिए तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप में जब हम बात करते हैं तो वे परिणाम फलीभूत नहीं होते या
साक्षात्कार में सामाजिक पृष्ठभूमि का असर या प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर बाद में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। तनावपूर्ण स्थिति बनी तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। यानी कि जो तनाव की स्थिति है या एक तरह से कहा जाए कि हम हर समय आवश्यक नहीं है कि तनाव को कम किया जा सकता हो, क्योंकि ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि जब साक्षात्कारकर्ता और प्रार्थी जब आमने सामने होते हैं तो वातावरण को सहज बनाया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके एक तनाव जो दिमाग में रहता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, हम किस तरह का जवाब दे पाएंगे, क्या वो जवाब हमें देना भी चाहिएगा या नहीं देना होगा, मतलब इस तरह के एक तनावपूर्ण वातावरण एक दिमाग में उसके बना रहता है। तो ये कहा माना जाता है कि साक्षात्कार में जब साक्षात्कारकर्ता आमने सामने होता है तो इस वातावरण को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत अधिक देर तक उस तनाव को कम नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे आकर वापस वह तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक तनाव को कम या तनाव को दूर नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए तनाव की स्थिति इसमें बनी ही रहती है। अगली बात आती है समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि एक टाइम में एक ही व्यक्ति से बात हो पाती है, इसीलिए हमें यदि किसी समस्या से संबंधित हम कोई विचार समूह के विचार जानना चाहते हैं तो एक समय में एक ही व्यक्ति से बात हो गई, हम सामूहिक रूप से बात नहीं कर सकते, तो सामूहिक रूप से साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए इसमें समय अधिक लगता है। कृत्रिम वातावरण, इसमें वातावरण को हर समय कृत्रिमता का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मतलब एक सहज वातावरण या स्वाभाविक वातावरण का निर्माण संभव नहीं है, इसमें कृत्रिमता आ ही जाती है। क्योंकि जब दो व्यक्ति पता है कि हम किसी एक विषय पर सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ जानने के लिए किसी पर रिसर्च या हम ये कहें कि किसी बात का जानकारी या खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए उस संबंध में बात कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वहां पर सहज वातावरण संभव नहीं है, वह कृत्रिमता बनी रहती है इसमें। अगली बात यहाँ पर आती है, वह है विशेषज्ञों का अभाव। विशेषज्ञों का अभाव, इसमें विशेषज्ञ का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब एक विशेष योग्यता मतलब जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, जो उसमें महारत हासिल करता है, उस व्यक्ति के द्वारा अगर साक्षात्कार लिया जाता है तो संभव है कि हमें सफल परिणाम प्राप्त हो। लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए प्रशिक्षित हो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति में इसकी योग्यता हो, उसमें विशेषज्ञता उसमें हासिल की हो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसमें विशेषज्ञों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है खर्चीली विधि। खर्चीली विधि निश्चित है कि एक समय में एक ही व्यक्ति से बात होगा तो निश्चित है कि एक तो समय अधिक लगेगा, तो उसके लिए जितने भी संसाधन व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं तो उस पर व्यय अधिक होता है। जो काम एक समय के एक खर्च में हो सकता है, वो साक्षात्कार में जितने लोगों से साक्षात्कार करना
खर्चा बढ़ जाता है, उतना खर्चा यहाँ पर बढ़ जाता है। अगली बात यहाँ पर अंतिम बात आती है प्रार्थी का असहयोगी रवैया। प्रार्थी का असहयोगी रवैया। इसमें प्रार्थी का जो रवैया है वो असहयोगी होता है कि साक्षात्कारकर्ता चाहता है कि आप उत्तर दो, लेकिन जो प्रार्थी है वह उत्तर सही उत्तर देना नहीं चाहेगा। कई बार वो सूचनाओं को छुपा जाता है, सही सूचनाएं बताने से बचता है, या उसे ऐसा लगता है कि इस सूचना का कई बातें वो बताना भूल जाता है। फिर बाद में कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हैं वो जानकर बताना नहीं चाहता कि कोई मतलब नहीं है, या इसको बताने से कोई हमको नुकसान हो सकता है या किसी अन्य के लिए नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से, या कभी कभी उसको होता है कि समय नहीं होता है, कि जिस समय साक्षात्कारकर्ता को समय होता है उस समय प्रार्थी को समय नहीं होता है, या दोनों के समय या तालमेल का बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में या रुचि नहीं दिखाते हैं उत्तरदाता कि क्या मतलब है, फालतू टाइम खराब होगा। इस तरह की जो एक विचारधारा है यह एक असहयोगी रवैये को प्रदर्शित करती है, जिसकी वजह से साक्षात्कार का आयोजन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से साक्षात्कार की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को अगर हम ध्यान में रखें या देखें तो ये बहुत बड़ी भी हैं और बहुत छोटी छोटी भी हैं। तो अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक हर चीज़ को ध्यान में रखें कि हम पहले से, जैसे समय की बात आती है तो हम पहले से ये तय करके चलें कि ऐसा कौन सा समय शुरू रहेगा जिसमें उत्तरदाता को उत्तर देने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक बच्चे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी समस्याओं के बारे में जानना चाह रहे हैं, और हमको पता है कि हमें उसके अभिभावकों से साक्षात्कार करके उसके बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो अभिभावक हर समय नहीं निकालेंगे, तो आवश्यक है उत्तरदाता को कि पहले तो वो प्रश्न बहुत सीमित मात्रा में लें। सीमित मात्रा से मतलब कि इस तरह के प्रश्न लें कि एक तरह से कहा जाए कि एक फॉर्मली जो है वो प्रश्न दिखाई कम दे, इनफॉर्मली बातचीत में बहुत सारी बातें पूछ ली जाए। फिर बाद में हर समय आप अगर नोट करने चाहेंगे तो नोट करने में भी समय लगेगा, और उसकी वजह से फिर अभिभावक थोड़ा सा समय को लेकर आपत्ति उठा सकते हैं। तो आप टेप रिकॉर्डर का सहारा लेकर और इसको बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन कर सकते हो, जिससे कि एक सामान्य बातचीत में अभिभावक को लगेगा भी नहीं कि हमारा समय खराब हो रहा है, बल्कि सामान्य बातचीत के अंदर बहुत सारी जानकारी जुटाई जा सकती है। तो ऐसे में कि बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए जो है कि उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित है कि इस कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अब तक जो हमने साक्षात्कार विधि जो एक निर्देशकर्ता को उपयोग में लानी है या एक उपकरण के रूप में उपयोग में ला सकता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, और बीइंग टीचर, एक अध्यापक के रूप में आप उसे बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करके और अपने विद्यार्थियों के निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा सकते हैं। तो आज का होमवर्क आपका होगा अपने छात्र की समस्या के निवारण के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग
कैसे उपयोगिता को स्पष्ट, ठीक है। अपने छात्र की समस्या के निवारण के लिए साक्षात्कार विधि की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें या साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।